तो कल ट्रांसफार्मर देखे थे, है ना। तो ट्रांसफार्मर में इसमें होता है कोर स्टेपिंग। तो जो कोर स्टेपिंग है, ये कोर स्टेपिंग हम क्यों करते हैं? तो कोर स्टेपिंग का मतलब क्या होता है? तो कोर स्टेपिंग का मतलब होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, इसकी इस प्रकार की कोर है और इस कोर का क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कोर है ना, इसका क्रॉस सेक्शन होता है। तो इसके ऊपर यदि हम कॉइल को बाउंड करेंगे तो कॉइल भी कैसी होगी? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में होगी। तो हम इसके ऊपर किस प्रकार की कॉइल को बाउंड करना चाहते हैं? तो इसके ऊपर में हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की सिलेंड्रिकल कॉइल को इसके ऊपर में बाउंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कैसी कॉइल होगी? वो सिलेंड्रिकल शेप में होगी कॉइल। तो इसके लिए यदि हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज करते हैं और जो कोर है वो मान लीजिए आपकी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है, इस प्रकार से है ये, ठीक। तो ये कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, ठीक। और दूसरा, इसकी जो स्ट्रेंथ है कॉइल की वो भी सही नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस की कोर को ऐसा यूज करेंगे। तो अलग अलग डायमेंशंस की कोर का यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं, ठीक। और इसी को क्या बोलते हैं? कोर स्ट्रिपिंग करना बोलते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन की लैमिनेशन स्ट्रिप को यूज करके, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर देंगे यहाँ पे, जिससे हम इसके ऊपर में सर्कुलर कॉइल को, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कॉइल को इजीली बाउंड कर पाए। तो इससे क्या एडवांटेज होता है कि हम, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की सिलेंड्रिकल कॉइल को बाउंड कर पाते हैं। इससे मीन लेंथ ऑफ टर्न्स क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है। तो मीन लेंथ ऑफ टर्न जो है, मीन लेंथ ऑफ, ठीक है, ईच टर्न, ये रिड्यूस्ड होता है, ठीक। तो इसके रिड्यूस होने के कारण जो लेंथ ऑफ कॉपर वायर रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर रिड्यूस्ड होगी तो आई स्क्वायर आर लॉस रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसमें जो कॉपर लॉस है उसकी वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस्ड हो जाती है। तो पूछेगा यदि कोर स्ट्रिपिंग हम क्यों करते हैं? तो कॉपर लॉस रिड्यूस्ड होता है ना। मीन लेंथ ऑफ ईच टर्न्स क्या होगी? वहां पे रिड्यूस्ड हो जाएगी, इसके लिए कोर स्ट्रिपिंग करते हैं। इसके अलावा जो स्पेस फैक्टर होता है ना, पहले जो स्पेस था वैकेंट, वो वैकेंट स्पेस ज्यादा रहता है। अब वैकेंट स्पेस क्या है यहाँ पे? ये कम हो गया है ना, यहाँ पे एयर होगी। तो जो स्पेस फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो स्पेस फैक्टर जो होता है, ये होता है टोटल फ्लक्स, सॉरी, टोटल स्पेस और अपॉन यूजफुल स्पेस, सॉरी यूजफुल एरिया ना, यूजफुल एरिया, यूजफुल एरिया अपॉन टोटल एरिया, अपॉन टोटल एरिया। तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, यानी कि यूजफुल एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है, तो स्पेस फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? कोर स्ट्रिपिंग करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। दूसरा हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर के पास में कभी हम खड़े होते हैं तो वहां पे क्या होता है? एक साउंड आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? हमिंग साउंड। तो ये जो हमिंग साउंड यहाँ पे आता है, ये किसी कारण से आता है? तो ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स के कारण आता है। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स, इसके कारण ये आता है। तो इस साउंड को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो यहाँ पे जो ये लैमिनेशंस होती हैं, इन लैमिनेशंस को क्या करेंगे हम? यहाँ पे रिजिडली ब्रेसिंग करेंगे। तो इनकी जो ब्रेसिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? रिजिड होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल भी लूज होना नहीं चाहिए। तो उसमें वाइब्रेशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा तो वहाँ पे हमिंग साउंड भी क्या होगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यदि बोलेगा कि हमिंग साउंड को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पे गुड ब्रेसिंग ऑफ लैमिनेटेड स्ट्रिप करनी है। तो गुड ब्रेसिंग ऑफ लैमिनेटेड स्ट्रिप करना है, ठीक। तो इसको हम करके क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो फोर्स है उसके कारण होने वाले हमिंग साउंड की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में मैंने एक बताया था एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर होता है। तो एनर्जी एफिशिएंट जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें आपको याद रखना है कि जो कोर है वो हम किसकी बनाते हैं? कोर किसकी बनाते हैं?
एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्म। तो एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर में जो कोर है वो किसके बनाते हैं, एमॉर्फस मेटल। तो जो एमॉर्फस मेटल होता है इसकी कोर यहाँ पे बनाते हैं। तो एमॉर्फस मेटल जो है ये क्या होता है, एलॉयज होता है। जैसे कि इसमें बोरॉन होता है ना, बोरॉन को मिलाते हैं, सिलिकॉन को मिलाते हैं, फॉस्फोरस है तो उसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन होता है, इस आयरन के साथ में बोरॉन, सिलिकॉन प्लस फॉस्फोरस, इनको ऐड करके यहाँ पे बनाते हैं। तो ये कैसी होती है, थिन लैमिनेटेड स्ट्रिप होती है इसकी, थिन लैमिनेटेड स्ट्रिप का ये जो कोर है ये बनाई जाती है। ठीक, तो एमॉर्फस मेटल का यूज करेंगे जो कि इन सबसे कंसिस्ट होता है ना, इनका वो एलॉयज होता है यहाँ पे। तो इसका यूज करने से क्या होता है, तो इसका यूज करने से जो इसमें आयरन लॉस है, उस आयरन लॉस की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। और आयरन लॉस की वैल्यू रिड्यूस्ड होने से इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। कॉपर लॉस को तो आप रिड्यूस कर नहीं सकते है ना, कॉपर लॉस में, क्योंकि आप कॉपर यूज कर रहे हो, उससे तो बेटर कंडक्टर फिर सिल्वर है, सिल्वर तो यूज नहीं कर सकते, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपर लॉस को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आयरन लॉस को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो ग्रेटर देन क्या होगी, 99%। तो 99% से भी ग्रेटर इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे रहेगी। तो इसको कहाँ यूज़ करेंगे, सब स्टेशंस वगैरह जो होते हैं, लार्ज सब स्टेशंस, उनमें इसको यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें लो कोएर्सिविटी होती है और हाई क्या होती है, परमिएबिलिटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है। तो ये लो कोएर्सिविटी क्या करती है, लो हिस्टेरिसिस लॉस, और ये क्या करती है, लो एडी करंट लॉस। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इसमें होनी चाहिए। तो जो बड़े सब स्टेशंस वगैरह होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कंटिन्यू 24 आवर्स वर्क करेगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं, फेराइट, वो फेराइट मटेरियल अलग है, वो यूज करते हैं किसमें, हाई फ्रिक्वेंसी जो ट्रांसफॉर्मर है। जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर है उसमें हम किसका यूज करते हैं, फेराइट मटेरियल। ठीक है, इसका सिर्फ क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है इसकी, हाई। ये सिर्फ क्या करेगा, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करेगा। तो एडी करंट लॉस जो है ना उसको सिर्फ रिड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, हिस्टेरिसिस लॉस को भी रिड्यूस करेगा। ठीक, तो इसीलिए इसका वहां पे यूज करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट इसको यहाँ पे बोलेंगे। ठीक, इसके बाद में कभी ऐसे पूछा, एक बलून, एक बार क्वेश्चन आया था, बलून, बलून ट्रांसफॉर्म। तो बलून का मतलब क्या होता है, बैलेंस
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो बलून ट्रांसफॉर्मर है, बलून ट्रांसफॉर्मर, तो बलून का मतलब क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस, तो इसका मतलब है बैलेंस्ड और इसका मतलब है अनबैलेंस्ड। तो ये क्या करता है, बैलेंस सिग्नल को अनबैलेंस सिग्नल में और अनबैलेंस सिग्नल को बैलेंस सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका जो यूज है वो कहाँ करेंगे, जैसे कैरियर करंट प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, टेलीमेट्री है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह हैं, तो उनमें इसको यूज किया जाता है बलून ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या करता है, यही क्वेश्चन आता है कि बलून ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो बैलेंस सिस्टम को, बैलेंस सिग्नल्स को अनबैलेंस सिग्नल में और अनबैलेंस सिग्नल को क्या कर सकता है, वो बैलेंस सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, उसके बाद में ये देखिए 5 लिंब ट्रांसफार्मर। तो 5 लिंब ट्रांसफार्मर जो होता है, इसकी जो कोर होती है ना, इसमें कितने लिंब है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 लिंब है इसमें। अब ये जो सेंटर का लिंब है ये, ठीक, इन सेंटर लिंब में क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे, जैसे आर फेज की वाइंडिंग, वाई फेज की वाइंडिंग, बी फेज की वाइंडिंग करेंगे। अब जो ये आउटर लिंब है ये, इस आउटर लिंब को क्या करते हैं, यहाँ पे वैकेंट रखते हैं। तो इसको वैकेंट रखोगे, इसको खाली छोड़ दोगे, यहाँ पे इसमें कोई वाइंडिंग नहीं करेंगे। तो ये जो आउटर लिंब है ये क्या करती है यहाँ पे, तो जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, इसको क्या करती है, सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करती है। तो इससे जो ट्रांसफार्मर टैंक है, वो ट्रांसफार्मर टैंक वहां पे ओवरहीट नहीं होता है। दूसरा, जो फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक होते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक और जो होता है सेवेंथ हार्मोनिक्स, इसको क्या करती है, ये सप्रेस करती है। ठीक है, तो इसको सप्रेस करती है। ठीक, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पे 5 लिंब ट्रांसफार्मर कोर का यूज करते हैं। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि 5 लिंब ट्रांसफार्मर कोर जो है इसका यूज हम काय के लिए करते हैं, तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होता है उसको क्या करती है, जीरो सीक्वेंस करंट जो होती है उसको सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करेगी। ठीक, इसके कारण जो टैंक है, टैंक में जो हीटिंग होती है वो हीटिंग वहाँ पे कम हो जाएगी। दूसरा क्या करेगी, फिफ्थ एंड सेवन्थ हार्मोनिक्स को ये सप्रेस करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसकी जो 5 लिंब यूज करने से इसका जो फिजिकल हाइट है, वो फिजिकल हाइट भी क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, और इसको ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है, फिर ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। तो इसको अब कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, तो इसको हम यूज कर सकते हैं बैलेंस अनबैलेंस दोनों में। तो यदि हम इसको यूज करते हैं इसमें, तो टर्सरी वाइंडिंग यूज नहीं करना है, नो टर्सरी वाइंडिंग। तो जो टर्सरी वाइंडिंग हम यूज करते हैं ना, उस टर्सरी वाइंडिंग का यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 5 लिंब ट्रांसफार्मर में नो नीड ऑफ टर्सरी वाइंडिंग। ठीक, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके बाद में और क्या बताया था मैंने आपको, एक सीवीटी बताया होगा, वो भी आता है एग्जाम में एक आध बार। तो एक मैंने आपको बताया था सीवीटी। तो सीवीटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, जो हमारी लाइन होती है, अभी इस लाइन में क्या होता है, तो इस लाइन में दो सिग्नल जा रहे हैं, एक हमारी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे पावर फ्लो हो रही है, और इसी में हम क्या कर रहे हैं, रिले के ऑपरेशन के लिए हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल भेज रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, ये केवल इस प्रोटेक्टेड जोन में ही रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, सिस्टम में एंटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसके दोनों एंड पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेव ट्रैप कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, वेव ट्रैप या लाइन ट्रैप बोलते हैं। तो वेव को ये ट्रैप कर लेता है ना। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो होता है, इसको इस प्रकार से बनाते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पर ये क्या होगा, रेजोनेंस की कंडीशन में आएगा।
और रेजोनेंस की कंडीशन में आएगा तो पैरेलल सर्किट का रेजोनेंस क्या होता है, इम्पिडेंस क्या होता है रेजोनेंस सर्किट में, हाई होता है। ठीक, तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स जो होंगे इधर एंटर नहीं करने देगा और इस एंड पे भी लगा देंगे, तो यहाँ पे भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को वो एंटर करने नहीं देगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड जोन में रखेगा। तो दोनों एंड पर क्या करेंगे, वेव ट्रैप या लाइन ट्रैप को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, सिग्नल्स कहाँ से फीड करेंगे, इधर सिग्नल सोर्स इधर लगा देंगे, तो सिग्नल्स जो है यहीं पर रहेगा, इधर से ट्रांसमिट होगा इधर रिसीव होगा, इधर से ट्रांसमिट होगा इधर रिसीव होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में यदि हमको सिग्नल को रिसीव या ट्रांसमिट करना है तो ये जो लाइन है ये तो वेरी हाई वोल्टेज की लाइन है हमारी। ठीक है, तो इसके साथ में हम कैसे सिस्टम को यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके सीरीज में ऐसा कैपेसिटर लगा देंगे, इस कैपेसिटर को कर देंगे ग्राउंड। ठीक, और कैपेसिटर लगा करके इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसको ऐसा डिजाइन करेंगे कैपेसिटर की वैल्यू को, है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना सीरीज में कैपेसिटर यदि कनेक्ट करेंगे तो जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लो होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो टोटल वोल्टेज है उस टोटल वोल्टेज में से जैसे 764 के वी यहाँ ड्रॉप हो जाएगी या 1 के वी यानी कि 1000 वोल्ट रहेगी, तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, उसको स्टेप डाउन कर लेगा और स्टेप डाउन करके, ठीक है, अब जो भी आपको वोल्टेज एज पर डिजायर्ड है ना, आपको 12 वोल्ट चाहिए, आपको 24 वोल्ट चाहिए, तो जो भी आपको वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज में आप क्या कर लोगे, उसको स्टेप डाउन कर लोगे और फिर इसका आप यूज करोगे। ठीक है, रिले ऑपरेशन के लिए या अदर जो भी आपको फंक्शन करना है उसके लिए यूज करोगे। तो इस तरह से हम इस ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, सीवीटी, कैपेसिटिव वोल्टेज है। यहाँ पे कौन सी वोल्टेज है, कैपेसिटिव वोल्टेज है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर इसको बोलेंगे। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, सब स्टेशन वगैरह में इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें यही पूछेगा आपको कि जो सीवीटी है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सब स्टेशन में करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो, तो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है इसमें आप सिग्नल्स को सेंड कर सकते हो, उसको रिसीव कर सकते हो, है ना। और इसके द्वारा जो वोल्टेज प्राप्त होती है इसका यूज हम किस में कर सकते हैं, रिले के ऑपरेशन में, मीटरिंग पर्पस के लिए कर सकते हो, मीटरिंग। ठीक है, मीटरिंग पर्पस के लिए, रिले के ऑपरेशन के लिए इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसमें याद रखना है। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सीवीटी जो है किससे कंबाइंड होता है ये, तो इसमें किसका यूज करते हैं, वेव ट्रिप का यूज करते हैं। ठीक है, वेव ट्रिप का इसमें यूज किया जाता है, तो उसको आपको याद रखना है, वेव ट्रिप के साथ में इसको यूज करेंगे। तो सीवीटी को कहाँ इंस्टॉल करते हैं, बिफोर वेव ट्रिप एंड आफ्टर लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, तो यदि पूछेगा सीवीटी को कहाँ इंस्टॉल करते हैं, तो इसको इंस्टॉल करते हैं बिफोर वेव ट्रिप एंड आफ्टर लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक, और एक आधी बार क्वेश्चन आया इसमें से, है ना, तो उसको ध्यान में रखिए। अब इसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मर का प्रैक्टिकल जो कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं, है ना, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसे देखेंगे,
ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए थे कि जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, यहाँ पे ये ब्रीदर होता है, इसके अंदर में क्या होती है, यहाँ पे सिलिका जेल होती है, ये होता है कंजर्वेटर टैंक, और यहाँ पे होता है ऑयल गेज, जिससे हम ऑयल का लेवल मेजर करते हैं। ये होती है बुकोल रिले, ये आउटलेट, ये है इनलेट, टेम्परेचर मीटर, एक्सट्रूजन वेंट। ठीक, इसको अर्थिंग कर दोगे, ये हीट रेडिएटर है, और इसके अंदर में हम यूज करते हैं ऑयल। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर के ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे पार्ट होते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है, ठीक, तो ट्रांसफार्मर ऑयल कैसा ऑयल होता है, तो ट्रांसफार्मर में हम किसका यूज करते हैं, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल का यूज करते हैं। तो ये जो ऑयल है इसका यूज हम काय के लिए करते हैं, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, कूलिंग, तो कूलिंग इसका मेन फंक्शन होता है, एंड एडिशनली क्या करता है, ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो याद रखना है मेन फंक्शन है इसका कूलिंग, और एडिशनली क्या करता है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब ये जो यहाँ पे मिनरल ऑयल है इसका, या जो ट्रांसफॉर्म ऑयल है इसका जो ट्रेड नेम है वो क्या होता है, एस्कारल एंड पायरोक्लोर, तो ये इसका यहाँ पे ट्रेड नेम होता है। ठीक, अब ये जो ऑयल होता है इसमें कौन सा यूज करते हैं, पैराफिन या नेफ्था, तो पैराफिन। ठीक है, तो पैराफिन जो ऑयल है इसका यहाँ पे यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे कि जो ऑयल है इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पैल येलो होता है, यानी हल्का इसमें पीलापन होता है। जो ट्रांसफॉर्म ऑयल है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 30 kV पर सेंटीमीटर फॉर 1 मिनट होती है। ठीक, दूसरा इसमें जो इसका फ्लैश पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट कितना होता है, 135 डिग्री सेल्सियस। इसका एक इग्निशन होता है, इग्निशन पॉइंट, जिसमें इसमें आग लग जाती है, तो इग्निशन पॉइंट कितना होता है इसका, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसको जो इसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए इसकी, यहाँ पे लो होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट जो है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म ऑयल में ये मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं।
ठीक। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो ब्रीदर होता है और कंजर्वेटर टैंक होता है, तो जो कंजर्वेटर टैंक होता है ये कैसा फिल्ड होता है ऑयल से, हाफ, नॉर्मली हाफ फिल्ड होता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मेन टैंक की कैपेसिटी का 10 to 12% होती है। अब यहाँ पे जो ये कंजर्वेटर टैंक है इसका यूज़ क्यों करते हैं कि जब ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट होगा, है ना, पावर लॉस होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी, तो उस समय ऑयल एक्सपेंशन करेगा और कूल होने पे क्या होगा, वो श्रिंक होगा। तो उसके लिए स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, ये कंजर्वेटर टैंक यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक। तो जब यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं, कॉपर लॉस इंक्रीज होता है, हीट में एक्सपेंशन होता है, ऑयल में एक्सपेंशन होता है, तो ऑयल क्या होता है, ऊपर जाएगा ऐसे। तो यहाँ से जो है एयर ब्रीदर के थ्रू क्या होगी, बाहर आ जाएगी, और जब लोड डिक्रीज होगा तो वापस ऑयल का लेवल डाउन होगा, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पे ऑयल में जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, वो इसमें एंटर करती है। तो लोड इंक्रीज होने पे क्या करता है ये, लोड इंक्रीज होने पे क्या होता है, ये एक्सेल करता है ना, श्वास छोड़ता है। और लोड डिक्रीज होने पे क्या होता है, इनहेल करता है, यानी कि श्वास लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है ना। इसके लिए किसका यूज करते हैं, ब्रीदर का। इसलिए ब्रीदर क्या होता है, नोज ऑफ ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ पे सिलिका जेल क्या करती है, तो सिलिका जेल जो कंजर्वेटेंट में ऑयल एयर एंटर करेगी, उस एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक। तो सिलिका जेल का जो कलर होता है, ड्राई कंडीशन में कैसा होता है, ये ब्लू होता है, और वेट कंडीशन में क्या होता है, ये ऑल पिंक होता है, हल्का गुलाबीपन इसमें यहाँ पे हो जाता है। ठीक। तो ये इसमें आपको याद रखना है। बुकोल्स रिले जो होती है, बुकोल्स रिले के बारे में आपको याद रखना है। तो बुकोल्स रिले मैंने आपको बताया था, है ना, डायग्राम बना के, कि जो बुकोल्स रिले होती है, बुकोल्स रिले का यूज़ हम किस ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, तो पावर ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मर किस रेटिंग के होते हैं, तो 500 kVA एंड हायर रेटिंग, तो इन्हीं ट्रांसफॉर्मर में बुकोल्स रिले का यूज़ करते हैं। इससे कम रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर में बुकोल्स रिले को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक। दूसरा आपको याद रखना है कि बुकोल्स रिले जो है कैसे ऑपरेट होती है, तो गैस ऑपरेटेड है, गैस ऑपरेटेड रिले है या गैस एक्चुएटेड रिले है। ठीक। ये किससे प्रोटेक्शन देती है, तो ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट ओनली। तो ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट से ये ट्रांसफॉर्मर को क्या देती है, यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है। ठीक। तो ये बुकोल्स रिले के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें कितने स्विच होते हैं, 2 स्विच होते हैं ना, फ्लोटिंग स्विच होते हैं, मरकरी फील्ड। एक होता है अलार्म स्विच और दूसरा क्या होता है, ट्रिप स्विच। तो जैसे माइनर फॉल्ट होगा तो कौन वर्क करेगा वहाँ पे, अलार्म स्विच, और मेजर फॉल्ट होने पे ट्रिप स्विच ट्रांसफार्मर को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ठीक। दूसरा सीटी और पीटी देखे थे, है ना। तो सीटी पीटी जो है वो कैसे ट्रांसफार्मर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो किस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को या सीटी को हम लाइन के साथ कैसे या लोड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। तो सीटी की प्राइमरी कैसी होती है, थिक कॉपर वायर सिंगल टर्न, और सेकेंडरी कैसी होती है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड थिन वायर की होती है। अब जैसे कि ये हमारी लाइन जा रही, ठीक, और इस लाइन में करंट जा रही है वेरी हाई, 1000 एम्पियर की करंट जा रही है। तो अमीटर जो है 1000 एम्पियर की करंट को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता है। एमीटर हम कितने रेंज तक के लिए नॉर्मली बनाते हैं, कितने रेंज तक की करंट को डायरेक्ट मेजर कर सकता है, 50 एम्पियर तक की करंट को डायरेक्ट मेजर कर सकता है। ठीक है, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं ना, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में मूविंग आयरन जो अमीटर है वो एसी करंट डायरेक्ट कितनी 50 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। ठीक। यदि उससे ज़्यादा मेजर करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सीटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो सीटी का यूज़ काय के लिए करते हैं, लो रेंज के अमीटर से हाई वैल्यू की करंट को मेजर करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये सीटी की प्राइमरी है और ये सीटी की सेकेंडरी। तो सीटी की प्राइमरी को लाइन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो लाइन को ब्रेक करेंगे और इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे।
तो इसलिए इससे क्या फ्लो होगी, यहाँ पे पूरी लाइन करंट इससे फ्लो होगी। तो ये कैसी रहेगी, थिक कॉपर वायर की होगी और सिंगल टर्न्स की होगी। और सेकेंडरी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड थिन वायर की होगी। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लो रेंज यानी 5 एम्पियर के अमीटर को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इसके पैरेलल में एक स्विच लगा देंगे, क्योंकि सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखना है। यदि सीटी की सेकेंडरी को ओपन रखोगे तो क्या होगा, मैंने बताया था, सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और कोर की फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी। कोर क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी कोर सैचुरेशन के कारण। तो हमारा जो इंसुलेशन है वो क्या होगा, यहाँ पे डैमेज हो जाएगा और हमारी सीटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सीटी की सेकेंडरी को कभी भी हमको क्या नहीं रखना है, यहाँ पे ओपन नहीं रखना है, हमेशा क्या रखना है, क्लोज करके रखना है। यदि अमीटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसकी सेकेंडरी को शॉर्ट कर दोगे ना तो ये नहीं जलेगी, लेकिन यदि सेकेंडरी को ओपन रखोगे तो इंसुलेशन फेल हो सकता है और सीटी आपकी खराब हो सकती है। ठीक, तो यदि यहाँ पे हमको अमीटर कनेक्ट करना है तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 5 एम्पियर। तो नॉर्मली कितनी वैल्यू का अमीटर कनेक्ट करते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक, तो सीटी से हम करंट को कैसे मेजर करेंगे, तो सीटी का क्या होता है, रेशियो। तो यदि सीटी का रेशियो आपको दिया गया है कि सीटी जो है वो है 400/1 सीटी है वो, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का रेशियो। तो यदि हमें इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का रेशियो पता है, ये कौन बताएगा, मैन्युफैक्चरर जिससे हम सीटी लेंगे। ठीक है, तो उसने बताया कि ये इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का जो रेशियो है, ये रेशियो है। अब यदि अमीटर जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, मान लीजिए 2.5 एम्पियर, तो ये कौन सी करंट हो गई, इसकी सेकेंडरी करंट हो गई। तो हमको ये पता है कि सेकेंडरी करंट है 2.5 एम्पियर, तो प्राइमरी करंट कितनी होगी, ये प्राइमरी करंट हो गई इसकी, प्राइमरी करंट ही लाइन करंट है, तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1000 एम्पियर आ जाएगा। तो इसे लो रेंज के अमीटर से हम हाई वैल्यू के करंट को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सीटी का रेशियो पता होना चाहिए। ठीक, सीटी की जो रेटिंग होती है, सीटी की रेटिंग किसमें होती है, वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में नहीं होती है, क्योंकि जो सीटी होती है मैक्सिमम वो कितने रेटिंग तक के लिए यूज़ की जाती हैं, तो इतने रेटिंग में ही हमारा काम हो जाता है। तो इससे हायर रेटिंग की बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं, बहुत ही अधिक होता है तो 30 वोल्ट एम्पियर तक की सीटी यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा रेटिंग की सीटी यूज़ नहीं करते। ठीक, अब सीटी का जो बर्डन होता है, बर्डन, बर्डन का मतलब क्या होता है, पावर मेजर्ड बाय, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे बर्डन जो है उसको भी किस में मेजर करते हैं, वोल्ट एम्पियर में। तो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा, है ना। तो डिफ्लेक्शन देने के लिए क्या करेगा, ये कुछ पावर कंज्यूम करेगा। तो जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो उसके लिए क्या है, सीटी के लिए बर्डन है। तो इसके द्वारा कंज्यूम की जाने वाली पावर को भी किस में मेजर करते हैं हम, यहाँ पे वोल्ट एम्पियर, यानी बर्डन जो होता है वो किस में होता है, इसका वोल्ट एम्पियर में होता है। ठीक, अब मैंने बताया था कि क्लैंप ऑन या क्लिप ऑन मीटर होता है। तो क्लैंप ऑन या क्लिप ऑन मीटर क्या होता है, तो ये भी टाइप ऑफ क्या है, यहाँ पे ऐसा सीटी है। तो जैसे कि टंग टेस्टर भी देखते हो आप लोग ना, टंग टेस्टर इसी के प्रिंसिपल पे बना हुआ है कि इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा इसको यहाँ पे ऐसा ब्रेक कर देंगे। ठीक, तो ऐसा ब्रेक कर दिए, इस लीवर को हम प्रेस करेंगे तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा और इस पर क्या करेंगे, ऐसा कॉइल को वाउंड कर देंगे और इसको अमीटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो जिस कंडक्टर की करंट को मेजर करना है उस कोर के अंदर से इसको पास करेंगे, इसको प्रेस करोगे ओपन हो जाएगा, कंडक्टर एंटर किए, छोड़ दिए, अंदर आ गया। ठीक, अब इस कंडक्टर से जब करंट फ्लो होगी तो इसकी चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से फ्लो होगी, रो रिलक्टेंस के पास से फ्लो होगी। ठीक, तो इस पास से जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे फ्लो होगी, इस पास से जब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगी तो इसमें क्या करेगी, ईएमएफ इंड्यूस करेगी, इसमें क्या करे, फ्लो होगी करंट, उसको किससे मेजर करेंगे, अमीटर से। तो क्लैंप ऑन या क्लिप ऑन मीटर क्या है, टाइप ऑफ सीटी है और इसका यूज कैलकुलेट करते हैं हम हाई वैल्यू की करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक, पीटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है ना, सीटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो पीटी है, पीटी का यूज कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, है ना, रिले में भी करते हैं। सीटी पीटी का यूज हम किस में करते हैं, रिले में भी करते हैं।
तो रिले में जो सीटी यूज करते हैं, रिले में जो सीटी यूज करते हैं, ठीक, उस सीटी में हम क्या करते हैं, एडिशनल कोर में एयर गैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो सीटी की जो रिले होती है, जिस रिले में हम किसका यूज करते हैं, सीटी का यूज करते हैं, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पे ये एयर गैप का यूज करते हैं। काय के लिए करते हैं, टू अवॉइड सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ कोर। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम प्रोटेक्शन में यूज कर रहे हैं, रिले यानी प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन रहता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट। तो फॉल्ट के समय में करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी हाई होता है, तो उस समय सीटी की कोर क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एयर गैप का यूज करते हैं। या कभी आपको पूछा कि एयर गैप का यूज क्यों करते हैं, कोर में एयर गैप का यूज क्यों करते हैं, टू अवॉइड सैचुरेशन। ठीक, अब जो पीटी होती है, पीटी को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये एक सिंपल ट्रांसफॉर्मर के समान ही है कि इसकी जो प्राइमरी है इसमें टर्न्स ज़्यादा रहेंगे और इसकी सेकेंडरी में टर्न्स कम रहेंगे, और यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 66 केवी की वोल्टेज है, तो इतनी हाई वोल्टेज को वोल्ट मीटर डायरेक्ट मेजर नहीं करेगा। तो वोल्ट मीटर जो नॉर्मली बनाते हैं 600 वोल्ट तक के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हमको ये हाई वोल्टेज को मेज़र करना है, तो इस हाई वोल्टेज को कैसे मेज़र करेंगे, तो हम यहाँ पे पीटी का यूज़ कर लेंगे और इसके द्वारा वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे। और यहाँ पे जो हम वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 110 वोल्ट। यदि ये नहीं दिया होगा तो 150 वोल्ट। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम जो वोल्टेज है हमारी 11 के मल्टीपल में है, तो इसलिए 110 वोल्ट के वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो 110 वोल्ट एक स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे हो जाती है। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करेगा तो हम इस वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। अब इसकी जो सेकेंडरी है, इसकी सेकेंडरी को आप ओपन रख सकते हैं। इसकी सेकेंडरी को यदि ओपन रखोगे ना तो कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डैमेज होने वाला यहाँ पे नहीं है। लेकिन किसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, सिटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, अब इसकी भी जो रेटिंग है वो किस में होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है। इसका भी बर्डन वोल्ट एम्पियर में होता है, तो इसकी रेटिंग भी वोल्ट एम्पियर में होती है। ये मैक्सिमम जो है 150 वोल्ट एम्पियर तक के लिए यूज़ किए जाते हैं पीटी। ठीक, और ये जो बर्डन है वो भी किस में रहेगा, वोल्ट एम्पियर में रहेगा। तो दोनों ही वोल्ट एम्पियर में यहाँ पर रहते हैं। ठीक, और ये कैसा ट्रांसफार्मर बोल सकते हो, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बुशिंग के फेल होने का कारण, जैसे कि कोई वोल्टेज सर्ज वगैरह आ जाएगा, है ना, वोल्टेज सर्ज या ट्रैवलिंग वेव। यदि कोई वोल्टेज सर्ज आएगा तो जो वोल्टेज सर्ज होता है इसके कारण क्या होगा, बुशिंग वहाँ पे फेल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सर्ज जो होता है, इसकी वोल्टेज सर्ज कहाँ से आएगा, तो आपके कंडक्टर से ही आएगा, है ना। तो लाइन कंडक्टर जो होते हैं ना, जैसे कहीं पे अपन पढ़े हैं कि कहीं पे किसी बड़े इक्विपमेंट को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कहीं इंसुलेशन फेल हो जाता है, या फिर रिजोनेंस की कंडीशन आती है, या फिर आर्किंग ग्राउंड होता है, तो उन सब के कारण क्या होता है, वोल्टेज सर्ज। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज सर्ज होता है, इसकी जो वेव फ्रंट की जो स्टिफनेस होती है वो कैसी होती है, ठीक है, वेव फ्रंट की स्टिफनेस क्या होती है, हाई होती है। ठीक, वेव फ्रंट इसको बोलेंगे, यानी कि बहुत कम समय में इसकी जो वोल्टेज है वो क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। ठीक, तो ये जो है ये क्या करती है, इंसुलेशन को पंचर कर देती है, तो इसके कारण जो इंसुलेशन है वो पंचर हो जाएगा, है ना। बुशिंग में भी क्या यूज़ किया हम, इंसुलेशन यूज़ किए हैं। या फिर बुशिंग जो है हमने ऐसे मटेरियल की बनाई है, ठीक है, जो टेम्परेचर वेरिएशन को सहन नहीं कर पा रहा है, और टेम्परेचर यदि वेरिएशन हो रहा है तो उसके कारण भी क्या होता है, क्रैक हो सकती है वहाँ पे, है ना। ठीक, तो अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे सिंगल फेज मोटर। ठीक है, सिंगल फेज फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर।